बच्चों, मैं शेखर सर आपके शहर उरे में पहली बार यूट्यूब पर एनसीईआरटी और ईपी बोर्ड का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि इस समय पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए ऑनलाइन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपका पूरा समय इसका उपयोग किया जा सके। तो आज हम आपके सामने आपको पढ़ाएंगे फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में एक एक चीज़ करके हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, चलो चलते पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या, यानी कि यहाँ पर संख्याओं को मैंने दो भागों में बांटा गया है। पहली है वास्तविक संख्या और दूसरी है हमारी काल्पनिक संख्या। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ये हमारी मान लीजिए संख्या है, ठीक है, लिखा है। संख्या की यदि परिभाषा आप देखते हैं तो संख्या का मतलब होता है हमारा नंबर, यानी कि यहाँ कह सकते हैं संख्या की परिभाषा कि दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 9, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक जितने भी बेटा अंक होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो संख्या क्या होती है, अगर आप देखो यहाँ पर है अंकों दो या दो से अधिक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर सिंगल कोई भी अंक ले लें तो ये भी हालांकि संख्या है। ठीक, तो दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कह देते हैं, संख्या कह देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 अंकों का समावेश किया तो ये बन जाती संख्या 5, 3 और 2, और जबकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है तो ये क्या हमारे इसके अंक हैं, यानी कि इस संख्या में 3 अंक हैं, 2, 3 और 5, यानी कि 532 संख्या बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी 532 क्या है, संख्या है। इसलिए अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, आपको बताते हैं। यहां देख रहे हैं आपकी वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहली संख्या आपकी वास्तविक संख्या, इसे कहेंगे हम वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम आपको बताते, इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ये वास्तविक संख्याओं को आप देख रहे हैं चार्ट के अनुसार दो भागों में बांटा गया, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा हम यहाँ पर बताते हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी परमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको देख रहे हैं रियल नंबर है, यानी कि इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा आर, यानी कि वास्तविक संख्या जितनी भी अभी आपने, यानी कि आपने जब से स्टडी की होगी और जितने अंकों के बारे में आपने जानकारी की होगी, जितनी संख्याओं के बारे में आपने जानकारी की होगी, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगर यहाँ देते 5 है तो भी आपकी वास्तविक संख्या है, -1 है तो भी आपकी वास्तविक संख्या है, अगर कोई 2/5 लिखा है तो भी वास्तविक संख्या है, 0/7 है तो भी वास्तविक संख्या है, अगर किसी संख्या पर रूट लगा है तो भी वास्तविक संख्या है, अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में लिखी है तो भी वास्तविक संख्या है, अगर किसी संख्या पर बार लगा है तो भी वास्तविक संख्या है, अगर किसी संख्या
में अंकों की अनावृत्ति हो रही है तो भी वास्तविक आपकी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमने बहुत से उदाहरण दिए हैं। सभी प्रकार की जो भी संख्याएं आपने अपनी स्टडी काल में जो पढ़ी हैं उनको सभी को हम क्या कहते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनको हम आर्ट से व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इनकी काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। इसके बारे में आप जरा समझो, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है इमेजरी नंबर, यानी कि ऐसी ऋणात्मक संख्याएं, ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिनके वर्गमूल ज्ञात ना किए जा सकें, यानी कि ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के आधार पर हम देखते हैं तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे आपका रूट लगा और -1 कर दिया जाए तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर -√2 ऊपर वर्गमूल लगा दिया जाए तो इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यदि 4 लगा और 4 के ऊपर यदि माइनस लगा दिया जाए और वर्गमूल चढ़ा दिया जाए तो इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका नाम को अगली क्लासों में जाओगे, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो वहाँ पर इनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है मैं आपको यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल में समझाना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं 4 लिखा है, तो इसको हम 4 को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं -1 × √4, यानी कि √-1 और 4, यानी कि 4 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। 4 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। 4 का वर्गमूल बेटा 2 होता है, लेकिन माइनस जो √i है, यानी कि सूर्य रूट आपका -1 है, इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर हम बता चुके हैं। लेकिन हमारे एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको, यानी कि उन्होंने इसको क्या किया, हमारे आइलर भैया थे, आइलर इनका नाम था, गणितज्ञ का आइलर थे। उन्होंने इस -√, का वर्गमूल निकाला और उन्होंने इसका नाम क्या दिया, आई दिया। और आई का मतलब होता है आयोटा, यानी कि आयोटा के नाम से इसको उन्होंने डिनोट कर दिया। तो कभी भी अगर कोई संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आप -√1 के स्थान पर आई लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका वर्गमूल 2i ज्ञात हो सकता है। लेकिन जो बड़ी क्लासों की बातें हैं, अभी आपकी क्लास की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात ना किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आगे आप देखें, अब चार्ट के अनुसार आप देख रहे हो वास्तविक संख्या हमारी हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, 2 भाग हो गए। और अब वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय किसे कहते हैं, हम यहाँ पर परिमेय की भी परिभाषा आपको बताते हैं। परिमेय संख्याएं किसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा ठीक है ना, तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा जो बनती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन यहाँ कह सकते हैं Q ≠ 0, ठीक है। लेकिन Q का मान 0 ना हो, ठीक है ना। जहाँ आपका P और Q जो है वो हमारे कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य पूर्णांक हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनकी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं,
परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q का मान किसी भी कंडीशन में शून्य नहीं हो। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5, यानी कि अगर इसको देखें किससे डिनोट करते हैं, तो परिमेय संख्याओं को हम किससे, q से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि q से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे आपका 2/5 लिखा होगा, ये भी हमारा p/q के रूप में है, शून्य भी हमारा p/q के रूप में है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम अपॉन में 1 कर दें तो शून्य नहीं आ रहा, हर का मान, q का मान शून्य नहीं है, लेकिन p का मान शून्य, हमें p से मतलब नहीं है। q का मान यानी कि किसी भी भिन्न के हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, वो निश्चित ही हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना? अगर कोई संख्या पॉइंट में लिखिए तो भी परिमेय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो 35 अपॉन आपका 10 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7/2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो p/q के रूप में संख्या लिखी जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर कभी कभी आपको इस प्रकार से आ जाता, मान लीजिए ये लिखा 2.7 और 7 पर 12 लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्याएं भी हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते? एक छोटा सा नियम है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आपके पास पॉइंट q और q पर बार लगा हुआ है तो एक नियम बनता है, यहाँ पर p/9 लिख दिया जाता है। तो इसके बेस पर हम अगले वाले वीडियो में इनको हम समझाएंगे सवालों को। ठीक, अच्छा नाम पे आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 2 है तो इसको रख सकते हैं, 2 सही रह सकते हैं। 0.7 पर बार लगा होगा तो 7 अपॉन आपका क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि एक अंक पर यदि बार लगा है तो 1/9 आएगा। अगर 2 अंकों पर बार लगा होगा तो अपॉन में 2 9 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो 9 दूनी 18, तो 18 साथ कितना होगा? 25, 25/9, 9 जो है बेटा वो क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब आपकी शांत दशमलव में है वो भी हमारी परिमेय होती हैं, अशांत दशमलव में है वो भी हमारी परिमेय होती हैं। तो यहाँ से बेटा एक बात निकल के आवाज आती है कि परिमेय संख्याओं के 2 भाग होते हैं। परिमेय संख्याओं के क्या भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहले हम परिमेय संख्याओं के दोनों भागों को समझाएंगे और फिर हम आपको परिमेय के बारे में समझाएंगे। तरफ देखो बेटा, ठीक है ना? परिमेय संख्या का पहला भाग क्या होता है? परिमेय संख्या का जो पहला भाग है उसे फर्स्ट यहाँ पर नंबर दे दिया, उसे कहते हैं हम शांत दशमलव। ये हमारा शांत दशमलव होता है, ठीक है ना? इसे अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे अंग्रेजी में बेटा हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव क्या होता है, ठीक है ना? इसकी जो परिभाषा हम लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसम दशमलव के बाद अंकों की कोई पुनरावृत्ति ना हो उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। चलो यहाँ पर परिभाषा भी आपके लिए लिख देते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए बेटा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, ठीक है ना, उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल में ले लीजिए संख्या, आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई भी एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 5.725। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कैसी है? सीमित है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? शांत कहलाती हैं, ठीक है ना? यहाँ पर भी देखिए आप, ठीक है ना? दशमलव के बाद अंकों की संख्याओं को गिना जा सकता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? शांत कहलाती हैं। उसके बाद अशांत, दूसरा इसका भाग है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में यहाँ पर ही हम परिभाषा समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम, आ कर देंगे, और यहाँ पर जो आपका टर्मिनेटिंग है वहाँ क्या लगा देंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसी संख्या जिसमें या जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित
अंकों की संख्या सीमित ना हो, अंकों की संख्या सीमित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम आपको समझाएं तो अशांत जो दशमलव होता है वो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया 5.7, ये भी कैसा अशांत का है, यहाँ पर शांत दशमलव नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि परमेय संख्या दो प्रकार से होती है, एक शांत होती है, एक होती है अशांत होती है। तो मैंने अभी आपको पहले शांत भी बता दिया था और अशांत। फिर भी यहाँ पर जरा समझो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बार लगा दें, इसका मतलब है ये संख्या कैसी है, शांत नहीं होकर के अशांत है, क्योंकि यहाँ पर अंकों की संख्या सीमित नहीं है। यानी कि इसे हम कर सकते हैं 5.7777, और मैंने आपको अभी बताया था कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में लिखने पर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो संख्या शांत है वो भी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जो संख्या अशांत दशमलव वो भी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यानी कि इसका मतलब होगा 5 सही 7/9, 9 अपना 45, 45 और 7 आपका क्या होगा 45, और आपका जो 7 होगा वो कितना हो गया 52 हो गया, 52/9 आपका हो गया। यानी कि P/Q के रूप में इसको लिखा गया है। तो जब अंकों की संख्या दशमलव के बाद असीमित ना हो, यानी कि असीमित हो, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं, और जब अंकों की संख्या सीमित हो जाती तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। इसलिए परमेय संख्या के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक शांत और एक अशांत। यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट आएगा, इस सेकंड पार्ट आपका काय का है, परमेय संख्या का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं बेटा क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि परमेय संख्या, ये वास्तविक संख्याओं को परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे अपरमेय संख्या हैं, यानी कि वास्तविक परमेय और अपरमेय हैं, अपरमेय संख्या बांटे, परमेय के मैंने दो भाग बताए, एक शांत और एक अशांत दशमलव। अब हम बताते हैं आपको अपरमेय संख्या की परिभाषा, ठीक है ना, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। तो अपरमेय संख्याएं हमारी क्या होती, इन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बेटा परिभाषा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम आपसे बात करें, जैसे आपका √2 है, तो √2 एक क्या है हमारा, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे कभी भी शांत नहीं हो सकता है, अशांत क्या अनावृत्ति होगा, इसमें लीजिए अशांत भी नहीं होगा, अनावृत्ति होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी संख्या यानी कि √5 ले लीजिए, यहाँ पर अपरमेय के रूप में आपका पाई है, पाई का मान भी कभी भी आप पाई का मान कभी भी निकालेंगे तो मिलियन ट्रिलियन चला जाएगा, यानी कि कभी भी शांत नहीं होगा, इस मान लीजिए, ठीक है ना। तो √2 हो, पाई हो, है ना, √5 हो, और इस प्रकार से 3 में से अगर हम √5 घटा देते तो भी हमारी अपरमेय रहेगी, अगर 2 में √3 जोड़ दिया जाएगा तो भी हमारी अपरमेय रहेगी। यानी कि इस प्रकार की संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात ना किया जा सके उन्हें हमेशा हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं आपको अपरमेय संख्या के बाद क्या आ जाता है, हमारे परमेय संख्याओं को आप चार्ट के अनुसार देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में यहाँ पर परमेय संख्याओं को बांटा गया है, एक पूर्णांक और एक भिन्न के रूप में। तो पूर्णांक आप देखिए, पूर्णांक क्या कहलाते हैं, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक की हम आपको परिभाषा यहाँ पर बताते हैं, ठीक है ना।
तो पूर्णांक हम किसे कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा कि पूर्णांक हम किसे कहते हैं। यानी कि पूर्णांक यहाँ देख रहे हो, परमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न के रूप में होती हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक तो परमेय संख्या हो जाएंगी, लेकिन परमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपने, अगर पहले हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं पूर्णांक के बारे में, यहाँ समझाएंगे आपको एग्जाम्पल। छोटी छोटी कक्षाओं में आपने संख्या रेखा पर अंकों को व्यक्त किया होगा अवश्य, और यहाँ पर क्या करते थे आप, यहाँ पर 0 लिया करते थे, उसके बाद इधर दाईं ओर चलते तो 1, फिर आपका 2, उसके बाद 3 डॉट डॉट, यानी कि यहाँ तक आप कहाँ तक इनफिनिट जा सकते थे आप, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बाएं पक्ष की ओर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर चले जाएंगे बाएं पक्ष की ओर तो आपका इन्फिनिटिव माइनस, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो देख रहा है वो ऋणात्मक है और यहाँ पर संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक हैं। तो आप देख रहे हैं ये संख्या हमारी धन की में, ये संख्या ऋण की है, लेकिन शून्य ना तो धन का होता है ना बेटा ऋण का होता है। इसका मतलब पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला भाग क्या बनता है, पहला भाग हमारा ये धन संख्या है, दूसरा भाग हमारा क्या है, ये ऋण संख्या है, लेकिन आपका जो तीसरा भाग है वो क्या, शून्य है। शून्य ना तो धन होती है ना ऋण होती है। इस प्रकार से अगर हम इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको इसकी डेफिनेशन लिखाते हैं तो डेफिनेशन क्या बनती है कि सभी, यानी कि सभी धन संख्याएं तथा ऋण संख्याएं और शून्य के सम्मिलन से बनी हमारी जो संख्याएं हैं, यानी कि मान लो कि सभी धन संख्या तथा सभी ऋण संख्या और शून्य के सम्मिलन को, आनानी बढ़ाओ परिभाषा को, शून्य के सम्मिलन को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो कुल मिला के परिभाषा ये बनती है कि सभी ऋण संख्या हो चाहे सभी धन संख्या हो, लेकिन उसमें शून्य का होना बहुत जरूरी है। ऐसी संख्याओं के सम्मिलन, यानी कि समूह को, सम्मिलन के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको उठा के ऊपर लेके चले तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 और 3, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सभी संख्याएं वो क्या है, हमारी पूर्णांक कहलाते हैं। सभी ऋण सभी धन और शून्य के सम्मिलन के समय को हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि धन संख्याओं को, यहाँ पर जो धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि धन संख्याओं को हम आई प्लस से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और ऋण संख्याओं को हम आई माइनस से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये परिभाषा अवश्य समझ में आई होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की, बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। क्या करते हैं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं आप समझो तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, ठीक। तो इन्हें कहते हैं हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, लिखा भी है होल नंबर। यहाँ पर बेटा क्या लिखा, प्राकृतिक संख्या लिखा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या, आप देख रहे हैं चार्ट के अनुसार पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संख्या और शून्य। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो निश्चित है वो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो कह सकते हैं हम कि यदि प्राकृतिक संख्याएं और शून्य, प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो निश्चित हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इससे बेटा हम W से व्यक्त करते हैं, क्योंकि W मीन्स होता है होल नंबर। तो W से व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 ये सभी हमारी कौन सी है, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्या लिखी हैं। अगर इस प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यहाँ पर शामिल कर दिया जाए तो निश्चित ही ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कन्फर्म है इस बात में, एक दिमाग में लगाना, बात रखना बेटा कायदे से क्या, कि प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें 0 शामिल है। अगर 0 को हटा दिया जाए तो निश्चित ही प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्रसंख्याएं नहीं होती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड परीक्षा में आता है। इसी प्रकार से प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या तो होता है, लेकिन परमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं बन सकती हैं। ये भी दूसरा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, और आशा है कि आप जरूर समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो हमारी क्या, अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं हम, प्राकृतिक संख्याओं की हम बात करते हैं। लास्ट में आपका जो देख रहे हो क्या परिभाषा, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, हालांकि हमने लिख भी दिया है इसको, नेचुरल नंबर्स आपको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि जिन अंकों का प्रयोग, यानी कि अगर इसकी हम परिभाषा देखें, आप अपने जीवन काल में कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, यानी कि आप वस्तु लेते हैं। अगर आप मान लो सब्जी की दुकान पे चले गए तो क्या कहेंगे, आप तमाम प्रकार की मत रखे, वहाँ पर सब्जी रखी हुई है, बैगन भी रखा है, टमाटर भी रखा है, आलू रखा है। तो आप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कि 1 किलो बैगन दीजिए, 2 किलो टमाटर दे दीजिए, इस प्रकार से आप देते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक संख्या की जिनकी सहायता से, ऐसे अंक या जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो काउंट करने के रूप में प्रयोग की जाती है, उनको हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इन संख्याओं को हम किससे, n से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक सभी जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो हमारी सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप देख रहे हो चार्ट के अनुसार आप यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्याएं को कई भागों में बांट दिया मैंने, क्या कर दिया, जैसे चाहे सम हो, चाहे विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सहभाज्य, एक अभाज्य हो। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के भाग हैं। इसको जैसे मान लीजिए आपकी सम का मतलब होता है इवन जो हमारे नंबर होते हैं उन्हें हम सम कहते हैं। उस सम को अब अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी छोटी सी परिभाषा है। ठीक है ना, कि इनकी 2 से, यानी कि 2 से, या ये कह सकते हैं इस तरह से कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं।
यानी कि वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, जिनका भाग 2 में चला जाता है, वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 2 है, 4 है, 6 है, और आपका 2 4 6 8 है, इसके बाद 10 है, डॉट 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 एंड सो। ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर ये भी पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, सम होती है। सम को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर आप विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, यानी कि इसे कहते हैं हम इवन नंबर। ठीक है ना। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जस्ट इसी की परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं, क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सम संख्या का मैंने एग्जाम्पल दिया, विषम संख्या का क्या है, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, चार्ट के अनुसार सम के बाद विषम हो गया आपका, और विषम के बाद आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य में क्या है, देखो भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। सभी बच्चे समझदार हैं, छोटी छोटी बातें जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो भाज्य संख्याएं, यानी कि इसकी अगर हम परिभाषा समझें तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं, हम यहाँ लिख देते फिर बाद में आपको समझा देंगे, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो एक को छोड़ करके किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, 27 लिखा है, ये भाज्य है। क्योंकि ये भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 3 से भी विभाज्य हो रही है और 9 से भी विभाज्य हो रही है। ठीक है ना। तो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी भी अंक से विभाज्य हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आपका लिखा 2 से 12 है, इसका भाग 2 भी चला जाएगा, यानी कि 2 से भी विभाज्य हो जाएंगे। आप 2 से काटेंगे तो 2 से चला जाएगा, बचेगा 2 एकम 2 भानुष्मिंदी और 2 एकम 2, यानी कि 2 से भी कट रहा है और 101 से भी कट रहा है, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो रहा है, 2 और 1 से 1 हो रहा है। तो 2 एकम सही, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2, सॉरी 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12 हो रहा है, 2 से भी जा रहा है 2 का। ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसके हम डिवाइड करें तो 2 से भी फिर चला जाएगा, है ना। 2 से कटेगा आपका तो 2 पंचे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपका 53 है। तो 2 से कट रही, फिर 2 से कट रही, आपका 53। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम 2 से भी देखेंगे तो 2 से पहली संख्या होगी, 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 भी हो गई, उसके बाद क्या होगा 53। यानी कि जो आपकी 2 से 12 है, 2 से 12 जो संख्या कटी वो 2 से भी कटी, 4 से भी कटी और 53 से भी कटी। कहने का मतलब जो स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है।
उसके बाद हम बताएंगे आपको अगली परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। इसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, इसकी जो परिभाषा है उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या है बेटा, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, यहाँ पर हम बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़कर स्वयं से विभाजित हो या विभाज्य हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़ करके स्वयं से विभाजित हो रही हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम आपको यहाँ पर समझाएं तो आप देख रहे हैं अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या तो 2 भी है, अभाज्य संख्या यहाँ पर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11, 13, 17, 19 ... एंड सो अनंत तक चली जाएंगी। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में कि ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़ करके स्वयं से विभाज्य हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं कि जो 2 संख्या वो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। तो यहाँ पर 2 सबसे छोटी यानी कि अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य से कह सकते हैं हम सम अभाज्य संख्या, तो 2 यहाँ पर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि सह अभाज्य क्या होती है। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यहाँ आप समझो। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा से कहते हैं हम को प्राइम नंबर, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या, यानी कि कह सकते हैं परिभाषा में, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नहीं 2 संख्याओं का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख रहे हो यहाँ जैसे 5 दिया और 7 दिया, ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पर हम आपका 10 दे दें और यहाँ पर 13 दे दें, तो भी यहाँ पर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर हम यहाँ पर 15 और यहाँ पर 17 दे दें, तो भी यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगी जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। उसके बाद लास्ट आप देख रहे हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याओं को आप जरा समझेंगे तो युग्म अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर परिभाषा में यहीं पर लिख देते हैं युग्म अभाज्य संख्याओं की। युग्म अभाज्य संख्या यहाँ पर आप देखो, युग्म अभाज्य संख्या साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं, युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं युग्म अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं
ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का होना बहुत जरूरी है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। यहाँ पर शब्दों में ना लिख करके हम यहाँ पर अंकों में लिख देंगे। जिनके बीच का अंतर आपका 2 हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप देख रहे हो कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 और 7, ये आप देखो 5 और 7 कैसी हैं? आपकी अभाज्य संख्या कैसी? सह अभाज्य संख्या, इनके अभाज्य भी हैं। और अगर घटा दिया जाए यहाँ पर 7 में से 5 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसी प्रकार से अगर एक एग्जाम्पल 11 ले लें, वो हम 13 ले लें, ये भी हमारी सहअभाज्य हैं, ठीक है, इनके अभाज्य हैं। अभाज्य के साथ साथ ये हमारी कैसी हैं? यानी कि इनका जो अंतर है, अगर हम यहाँ पर 13 से यानी कि 11 घटा दें तो भी आपका 2 है। तो ऐसे अभाज्य संख्याओं साथ में उनका अंतर केवल 2 हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार से मैंने पूरा संख्या के बारे में एक एक करके आपको समझाया है। फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर के बारे में पूरा मैंने बताया है, ठीक है। इसको कायदे से आप समझें। यहाँ पर एक नोट है, और चीज़ समझने वाली बात है हल्की सी, ठीक है ना। वो क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्याएं किससे दिखाते हैं? w से दिखाते हैं। उसके बाद आप देखते हो पूर्ण संख्या के बाद क्या पूर्णांक है, पूर्णांक को किससे दिखाते हैं? z से भी दिखा देते हैं, हम i से भी दिखा देते हैं। उसके बाद देख रहे हैं आपकी परमेय संख्या है, तो परमेय संख्याओं को हम किससे दिखा देते हैं? q से दिखा देते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं को r से दिखा देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, पॉइंट वाली बात है। परमेय संख्या जो सबसेट होती है वो किसके होती है? पूर्ण संख्याओं की होती है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में परमेय संख्याएं क्या होती हैं? शामिल हो जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं जो होती है वो क्या? पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक में होती हैं। और पूर्णांक हमारी क्या होती हैं? परमेय होती हैं। और परमेय हमारी सभी क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। तो इसका मतलब होता है सबसेट होता है, इसका अंग्रेजी में कहते हैं हम सबसेट कहते हैं। और इसकी हिंदी होती है उपसमुच्चय। हालांकि ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी यहाँ पर हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की, ठीक है ना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।